Assalamu alaikum. My name is Qasim Shahzad. Today I will discuss lecture on mechanical technologies and their practice problems from problem number 5 to problem number 10. So let us discuss problem number 5. That is, they have given that there is a container, there is a pressure cooker in which they given have a gauge pressure that is 100 kilopascal and atmospheric pressure 101 kilopascal, and the area of the pitcock area that are open in this pressure cooker that is 4 millimeter square, and determine the mass of the pitcock. ये प्रेशर से मुतालिक एक सवाल है जिसमें कहा गया है कि हमारे पास एक प्रेशर कुकर है और यहाँ पर इस पर एक पिटकॉक लगा हुआ है, एक डब्बा लगा हुआ है। ये डब्बा इसने इस होल को छुपाया हुआ है। इस होल का जो एरिया है वो 4 मिलीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर है वो 101 किलोपास्कल है और उन्होंने गेज प्रेशर दी हुई है वो है 100 किलोपास्कल। अब मालूम करना यही है कि वो कहते हैं कि आप इस पिटकॉक का मास मालूम करें। इस पिटकॉक का मास का मतलब ये है कि ये पिटकॉक नीचे कितना फोर्स लगाता है। तो अगर हम ये मालूम करें कि कि इस प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर पैदा हो रहा है वो प्रेशर बराबर होगा इस पिटकॉक के मास की। इस बात का मतलब ये है कि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जितना ये पिटकॉक नीचे फोर्स लगाता है इतना ही फोर्स ये प्रेशर कुकर ऊपर लगाता है। इसी वजह से ये पिटकॉक ये एक स्टैटिक पोजीशन में है। अगर नीचे से प्रेशर ज़्यादा होता तो ये पिटकॉक निकल जाता, अगर ऊपर से प्रेशर ज़्यादा होता था तो ये पिटकॉक अंदर आ जाता। लेकिन बात यही है कि इस दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया है। ये पिटकॉक बिल्कुल इसकी ऊपर नहीं होती, ये कुछ थोड़ा ऊपर होता है। मतलब ये है कि ये पिटकॉक का जो हेड है वो इस प्रेशर कुकर के हेड से बिल्कुल टच नहीं है, ये कोलाइड नहीं हुई है, ये कुछ ऊपर है। मीन कि ये एक स्टैटिक पोजीशन में है। अब स्टैटिक पोजीशन में इसलिए है क्योंकि ऊपर जो प्रेशर लगता है वो नीचे के प्रेशर के बराबर है। तो अगर हमको एक प्रेशर मालूम नहीं है और हम दूसरा प्रेशर हमको मालूम है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर मालूम करें तो हमको पता चल जाएगा कि ऊपर कितना प्रेशर लगता है और ऊपर उसका मास है कि इसका मास कितना है, इसका मास कितना प्रेशर लगाता है और नीचे प्रेशर कितना लगता है। तो एज वी नो दैट पिटकॉक एक्ट डाउनवर्ड्स इन प्रेशर इनसाइड द कुकर विल एक्ट अपवर्ड। पिटकॉक का जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड लगता है और प्रेशर इनसाइड द कुकर विल एक्ट अपवर्ड। इस प्रेशर कुकर में का जो प्रेशर है वो अपवर्ड लगता है। सो वेट ऑफ द पिटकॉक इज बैलेंस बाय प्रेशर इनसाइड। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पिटकॉक का जो मास है इसको बैलेंस किस चीज़ ने की हुई है, इस प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर है उसने बैलेंस की हुई है। अब हम इस तरह करेंगे कि आप ये दोनों फार्मूले से होती है। एक फार्मूला तो ये है कि आप समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस लें और इसको ज़ीरो के बराबर करें, तो ये हो जाएगा कि फोर्स माइनस डब्ल्यू, जैसा कि फोर्स इज इक्वल टू वेट। इसको हम ज़ीरो करेंगे, इस वेट को हम इस तरफ ले आएंगे तो फोर्स माइनस वेट हो जाएगा। फोर्स की जगह हम लगाएंगे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। जैसा कि प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया की, तो फोर्स की जगह हम लगाएंगे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। और जब ये वर्क डन इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया। वर्क डन की जगह हम mg लगाएंगे। हम मास मालूम करते हैं इस पिटकॉक के, तो ये g इस तरफ आ जाएगा तो इससे फार्मूला बन जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय g। ये से फार्मूला है। अब आप इस दूसरे फार्मूले से भी कर सकती है। ये फार्मूला तो आपको याद होगा, जैसे कि प्रेशर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गेज प्लस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर ऑफ द एब्सोल्यूट, ये प्रेशर किस चीज़ के बराबर है? फोर्स पर यूनिट एरिया की।
प्रेशर ऑफ द गेज ये हमने ली हुई है और प्रेशर एटमॉस्फेयर हमने 0 लिया हुआ है। ये क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर कुकर है ये चारों तरफ से बंद है और इस पर इसके अंदर जो प्रेशर है उसके साथ इस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर का कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जगह ये ओपन सिस्टम होता तो फिर ये प्रेशर एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर लगाता, लेकिन ये तो ओपन सिस्टम नहीं है, ये तो क्लोज सिस्टम है। उसका ताल्लुक सो तो पिटकॉक से है और प्रेशर के अंदर के साथ है। तो इसी वजह से हम इस एटमॉस्फेयर प्रेशर को 0 लेते हैं कि एटमॉस्फेयर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये 0 ले लेंगे। फोर्स की जगह हम mg लिख लेंगे, नीचे a हो जाएगा और यहाँ पर p गेज हो जाएगा। अब m को हम यहाँ पर रखते हैं और g और a को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो फी गेज इज इक्वल टू एरिया को हम शिफ्ट करेंगे तो एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास को g ये डिवाइड में आ जाएगा। कि इससे फार्मूला बन जाएगा कि प्रेशर ऑफ द गेज मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय g, यही फार्मूला है। अब प्रेशर ऑफ द गेज उन्होंने दी हुई है कि 100 किलो पास्कल, एरिया 4 मिलीमीटर, मिली की जगह हम 10⁻³ लगाएंगे और जी की जगह हम 10 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 10 100, 10 बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 बन जाएगा, 10⁻³ है तो ये 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.040 किलोग्राम, 0.04 किलोग्राम, क्योंकि मास है 0.04 किलोग्राम। अब हम अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट राइट की तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 40 ग्राम। जब हम किलो को हटाएंगे तो मास बन जाएगा 40 ग्राम का। तो मास ऑफ द पिटकॉक ही 40 ग्राम है। इस बात का मतलब ये है कि ये पिटकॉक जो कि बैलेंस हुआ है इस प्रेशर कुकर से, ये इसका मास 40 ग्राम है। अगर इसका मास 40 ग्राम है तो ये इस प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर है ये उसने बैलेंस किया हुआ है। अब प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ बढ़ दी है जिसमें कहा गया है कि हमारे पास एक रूम है या एक कंडीशन है जिसमें हमने लिया हुआ है 5 kg ऑफ गैस एंड प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज कांस्टेंट। P1 1 बार है, V1 0.2 मीटर है एंड P2 0.25 बार है। मास 5 kg ऑफ गैस है, ये तो हमने बता दिया। ये रिक्वायर्ड डेटा ये है कि आप फाइनल वॉल्यूम मालूम करें कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड P यहाँ पर इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी की जगह K लग जाएगा। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बराबर करेंगे तो ये बन जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिख ले तो V ठीक होगा। और दूसरा हमने जो थ्योरी है इसमें हमने पढ़ा भी था कि P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू RT, तो इसको हमने कांस्टेंट लिया हुआ है तो P1 स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू P2 स्पेसिफिक वॉल्यूम 2। आप इसी से भी लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, इसमें वैल्यूज पुट करें क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम में है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। अब P1 ये किस चीज़ के बराबर है 1 बार का, और आप देख लें कि 1 बार बराबर होगा कितने का 1 लाख पास्कल का या 100,000 पास्कल के बराबर होगा। तो 0.25 कितने पास्कल के बराबर होगा, ये 1 लाख है तो ये 0.25 हो गई तो ये 25,000 पास्कल होगा। 0.5 50,000 पास्कल, 1 बार 1 लाख पास्कल, 0.5 तो 50,000 पास्कल और 0.25 बार तो ये 25,000 पास्कल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यू लगाई हुई है कि 1 लाख पास्कल क्योंकि 1 बार है, P1 1 बार है, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.2 मीटर क्यूब पर किलोग्राम जो उन्होंने स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर है P2 कितना है वो 25,000 पास्कल है या 0.25 बार है
और वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 2 ये मालूम करना है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। जब हम टू फाइंड V2 रीअरेंज द इक्वेशन, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस पर डिवाइड होगा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 25,000, इससे आ जाएगा 0.8 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब जैसा कि मैंने आपको कह दिया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम पर यूनिट मास का। टू फाइंड द वॉल्यूम वी नो डेट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। हम वॉल्यूम को मालूम करते हैं तो ये मास इस तरफ आ जाएगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मास हो जाएगा 0.8 मीटर क्यूब पर किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 5 kg, जो उन्होंने यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है कि 5 kg गैस है, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 ये बन जाएगा 4 मीटर क्यूब। तो इससे मालूम हुआ कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, वो 4 मीटर क्यूब होगा। प्रॉब्लम नंबर 8 में कहा हुआ है कि वाटर लोअर रिजर्वायर जो है इससे ज़्यादा है हायर रिजर्वायर में पंप की बिना पर, और ये पंप का जो पावर है वो 20 किलोवाट है। हाइट उन्होंने दी हुई है 45 मीटर, फ्लो रेट 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड है। रिक्वायर्ड डेटा है कि मैकेनिकल पावर कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। यहाँ पर ये एक पावर पंप लगा हुआ है, ये इस वाटर को इस ऊपर रिजर्वायर पर तब्दील करता है या इसको ऊपर ले जाता है, और इसका स्पीड 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड है, और ये जो हाइट में ले जाता है वो 45 मीटर है। एज वी नो दैट ड्यूरिंग एलिवेशन वाटर गेन सम पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बट नो चेंज इन वेलोसिटी। जैसा कि वाटर ऊपर जाता है तो ये कुछ एलिवेशन पर जाता है, ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, क्योंकि एक स्टीडी प्रोसेस है। 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड से ये वाटर स्टीडीली जा रहे हैं। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv डेल्टा v प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज mgz। डेल्टा v जब मैंने आपको बता दिया कि नो चेंज इन वेलोसिटी, सो नो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी mgz। अब इस m की जगह हम क्या लिखते हैं, जैसा कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम की, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इस मास की जगह हमने डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इंटू gz लिखा। फिर डेंसिटी की जगह हमने वाटर का डेंसिटी जो कि जनरली है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर का डेंसिटी, इसको ज़बानी याद करना होगा। वाटर का डेंसिटी लगाया, स्पीड ऑफ द या वॉल्यूम जो कि मूव कर रहा है ऊपर की तरफ पर यूनिट टाइम, तो ये बन जाएगा 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड। जी की जगह हमने 10 लगाया हुआ है, और जेड हाइट की जगह हमने 45 मीटर, तो ये बन जाएगा। इस 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10⁻³ जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 13.5। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 13.5 10⁻³ की जगह हम किलो लिखते हैं, तो 13.5 किलोवाट इज द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज लॉस्ट, या मैकेनिकल पावर कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी। ये वो मैकेनिकल एनर्जी है जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पंप है इसका पावर 20 किलोवाट है, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो 13.5 किलोवाट का किया। अब बाकी एनर्जी कहाँ पर किया, तो जाहिर बात है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। तो ये कहता है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ है, कितना एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। टू फाइंड मैकेनिकल पावर लॉस्ट, कि कितना लॉस्ट हुआ है, तो ये वर्क डन ऑफ द पंप था जो कि उसका कुल इतना ही ताकत था। इसमें उन्होंने मैकेनिकल वर्क कर दिया और फिर प्रेशर की वजह से मैकेनिकल थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया या लॉस्ट हो गया। तो ये कहते हैं कि आप इस लॉस्ट को मालूम करें कि कितना ज़ाया हो गया है। तो इसको मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। पंप का इतना ही कैपेसिटी था ताकि वो इतनी ही वाटर को ऊपर ले जा सके, लेकिन उन्होंने काम कितना किया, 13.5 किलोवाट किया। तो बाकी किस कहाँ गया, तो बाकी उन्होंने ही लास्ट किया फ्रैक्शन की वजह से। तो हम लिखते हैं कि 6.5 किलोवाट इज लास्ट
एंड दिस इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। 6.5 किलोवाट एनर्जी इज लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी फ्रॉम 20 किलोवाट मैकेनिकल पावर। एक 20 किलोवाट मैकेनिकल पावर वाला जो पंप था उन्होंने कुछ काम किया और 6.5 किलोवाट एनर्जी को लॉस्ट कर दिया एज अ थर्मल एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 9 में कहा गया है कि उन्होंने हाइट दिया हुआ है कि हमारे पास एक पॉन्ड है या एक तालाब है, इससे ऊपर एक टैंक को वाटर पहुंचाना है। तो इसके लिए उन्होंने दिया हुआ है कि 20 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर उन्होंने एक पंप लगाया हुआ है जो ऊपर वाटर को ले जाते हैं। तो इसका हाइट 20 मीटर है। ये कितनी रेट पर जाता है? 70 लीटर पर सेकंड पर, और इसका पावर जो है वो कंज्यूम कर देता है 20.4 किलोवाट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो ये कहते हैं कि आप मालूम करें कि इसका एफिशिएंसी कितना है, इस पंप का एफिशिएंसी कितना है और चेंज इन प्रेशर कितना है। एज वॉल्यूम फ्लो रेट इज 70 लीटर पर सेकंड। वॉल्यूम का जो फ्लो रेट है वो 70 लीटर पर सेकंड है। लीटर की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं कि 70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मास फ्लो रेट कितना होगा? मास फ्लो रेट इसके बराबर है, डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है, क्योंकि डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम की। तो ये बन जाएगा 1000 डेंसिटी की जगह, जो कि वाटर का डेंसिटी 1000 है। वॉल्यूम की जगह हम ये लगाएंगे, वॉल्यूम पर यूनिट रेट ये है। तो ये बन जाएगा मास, हमको मालूम हो जाएगा। इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाटर। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी को मालूम करती है तो मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh का। ये 2 पॉइंट्स है, तो हम लिखते हैं कि मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 एंड मैकेनिकल एनर्जी एट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। हम इन दोनों को, इस दोनों के दरमियान चेंज मालूम करते हैं। तो हम लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस पॉइंट 1। तो ये पॉइंट 1 में पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि हाइट 0 है। फिर यहाँ पर हाइट 20 है, तो हम वैल्यू लगाते हैं। ये 70 किलोग्राम पर सेकंड, ये इस मास लगाया हुआ है, g 10 है और हाइट 20 है, तो इससे आ जाएगा 14 किलोवाट। तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी का जो वर्क है वो कितना हुआ, वो 14 किलोवाट हुआ। अब नाउ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ कंबाइंड पंप इज, एफिशिएंसी का फार्मूला है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी डिवाइड बाय वर्क इनपुट, या आप इस तरह लिख सकते हैं कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट उन्होंने 14 किलोवाट दिया, इनपुट उस पंप का जो पावर था वो 20.4 किलोवाट था, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे 16.6% इसका एफिशिएंसी रेट आ गया। Now the elevation difference across the pump have changed in kinetic energy which is negligible, so it become, elevation का जो डिफरेंस था, ये ऊपर का जो जाना था इस पंप की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने नेग्लिजिबल लिया हुआ है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये 14 किलोवाट है, 0.07 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इससे आ जाएगा 200 किलो पास्कल। Therefore the pump will have to boost the pressure of water by 200 kilopascal in order to raise its elevation by 200 meter from the pond to the tank। अगर इस पावर को, अगर इस पंप को इस एलिवेशन 20 मीटर एलिवेशन पर पॉन्ड से टैंक तक अगर पानी को ले जाने का इरादा है, तो उसको चाहिए कि वो प्रेशर कितना ले, वो 200 किलो पास्कल का प्रेशर जनरेट करें। प्रॉब्लम नंबर 10 में कहा है कि रूम है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, 100 वाट का टीवी है, 110 वाट का रेफ्रिजरेटर है, 200 वाट का आयरन है, 1000 वाट का, ये सब ऑन हुई है। ये एक रूम है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि नो हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल, वॉल की वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। चेंज इन एनर्जी कितना है, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया हुआ है, तो एनर्जी ड्यू टू बल्ब प्लस एनर्जी ड्यू टू टीवी प्लस एनर्जी ड्यू टू रेफ्रिजरेटर प्लस एनर्जी ड्यू टू आयरन, इन सारों की वजह से कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो 100 वाट, 110 वाट, 200 वाट, 1000 वाट, तो ये बन जाएगा 1410 वाट। और जब हम इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 किलो वाट इज द एनर्जी जनरेटेड इन दिस रूम that have
20 degree centigrade temperature with external environment. So this is all about from problem number 5 to problem number 10. So next lecture we are discussing problem number 11 and 12. So this is all about today lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.